नमस्कार और स्वागत है आपका आर्ट्स मास्टरी में। इस वीडियो में हम लोग क्या जानने वाले हैं? इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के राजनीति शास्त्र के स्वतंत्र भारत की राजनीति वाला जो किताब है उसके चैप्टर नंबर 2 से कितने सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन कौन से सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले 10 सालों में, उनकी चर्चा करने वाले हैं। ये चैप्टर का पार्ट 2 होने वाला है। इससे पहले पार्ट 1 हमने वीडियो चैनल पर अपलोड कर दिया है, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर हम उसके आगे के प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि वो कौन कौन से प्रश्न हैं जो इस चैप्टर से पूछे गए हैं 2 नंबर के क्वेश्चन में पिछले 10 सालों में बिहार बोर्ड में। आइए आते हैं और क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आपका क्लास से स्टार्ट होता है तो आपके सामने एक मोटिवेशनल लाइन होता है। जो आज की मोटिवेशनल लाइन है वो भगवत गीता से है और वो है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फले हेतु भूर्मा ते संगोऽस्त्व कर्माणि। यानी आप सिर्फ कर्म कीजिए, फल की चिंता आपको नहीं करनी है। आप सिर्फ पढ़ाई कीजिए, परिणाम क्या आएगा और क्या नहीं आएगा इसके बारे में बिल्कुल भी न सोचना है, न इमेजिन करना है। वो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना है। हमें पूरा टोटली डेडिकेटेड होके हार्डवर्क करना है, स्मार्ट वर्क करना है। हमें ये देखना है कि हम क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या अच्छा नहीं कर रहे हैं, कौन से मेरे टॉपिक्स मजबूत हैं और कौन से मेरे टॉपिक वीक हैं। आपको ये देखना है और ये देखने के बाद आपको अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को और स्ट्रॉन्ग बनाना है और जो वीक टॉपिक है उसे स्ट्रॉन्ग बनाते हुए चलना है। और सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है, आपको रिवीजन पे फोकस करना है चैप्टर के, और उसके साथ ही साथ आपको आंसर राइटिंग पर फोकस करना है। आप जितना ज़्यादा आंसर राइटिंग करते हैं तो आपका एग्जाम में उतना ही बेटर प्रदर्शन होगा। और राइटिंग अगर अच्छी है तो आप 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं, आप 85 प्लस स्कोर कर सकते हैं अगर राइटिंग अच्छी है तो। और आप कोशिश कीजिए आंसर राइटिंग करते समय कि आपकी राइटिंग थोड़ी बहुत ज़्यादा क्या हो सके, अगर ख़राब है तो थोड़ा अच्छा हो सके, उसमें इम्प्रूवमेंट आ सके। आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए। ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, अगर ऑफलाइन क्लासेस में कहीं पढ़ते हैं और टेस्ट दे रहे हैं तो आप टेस्ट देने डेली जाइए। और जब भी टेस्ट हो रहा है तब भी टेस्ट में आप भाग लीजिए और सब्जेक्टिव टेस्ट में खासकर भाग लीजिए। ऑब्जेक्टिव टेस्ट आप घर पे भी लगा सकते हैं या क्लास में भी लगा रहे हैं तो आपको एक प्रॉपर एग्जामिनेशन का माहौल मिलेगा, आप वहाँ पर जाकर दे सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो आपको काम करने की आवश्यकता है, अपने आंसर राइटिंग पर काम करना है। और आंसर राइटिंग पे जितना ज़्यादा आप काम करेंगे, यानी आप अपना जितना ज़्यादा कर्म करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका परिणाम बेटर आएगा। लेकिन आपको उस परिणाम के बारे में नहीं सोचना है, सिर्फ और सिर्फ सोचना है जो हमारे हाथ में है वर्तमान में। और हमारे हाथ में वर्तमान में है सिर्फ और सिर्फ कर्म करना। परिणाम के बारे में न सोचना और न परिणाम हमारे हाथ में। तो सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ाई करना है, पढ़ाई के अलावा और किसी भी चीज़ के बारे में नहीं सोचना है। आपको ये सिर्फ सोचना है कि जो आज वर्तमान है इसका हम कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं और कैसे किस प्रकार से प्रोडक्टिव वे में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ बस इतना सोचिएगा और आप पढ़ाई करते जाइएगा, आपका परिणाम आप जितना सोचे रहे होंगे उससे भी ज़्यादा बेटर आएगा और बेहतर आएगा। आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से पिछले 10 सालों में कितनी संख्या में पूछे गए हैं प्रश्न। इसके पहले वाले वीडियो भी आपने अगर देखा होगा तो उसमें भी हमने चर्चाएं की हुई है कि लघु उत्तरीय प्रश्न पिछले 10 सालों में किस ईयर में कौन से कितने संख्या में पूछे गए हैं उसकी चर्चा की हुई है। इस वाले वीडियो में भी एक बार अगर हम चर्चा करें तो लघु उत्तरीय जो प्रश्न आपके 2 नंबर के पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में जो 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, 2 नंबर के जो प्रश्न पूछे जाते हैं, 2015 की बात करें तो उसमें 1 प्रश्न पूछा गया, 2016 की बात करें तो 2 प्रश्न पूछे गए, 2017 में एक भी इस चैप्टर से प्रश्न नहीं पूछा गया, 2018 में 1 प्रश्न पूछा गया, 2019 में 3 प्रश्न पूछा गया, 2020 में 1 भी प्रश्न नहीं पूछा गया है, 2021 में 1 प्रश्न पूछा गया, 2022 में 2 प्रश्न पूछे गए, 2023 में 2 प्रश्न पूछे गए, 2024 में 2 प्रश्न पूछे गए और 2025 में 1 प्रश्न पूछा गया। सिर्फ और सिर्फ 2019 में ही इससे 3 प्रश्न पूछे गए हैं, नहीं तो ऑनलाइन एवरेज इससे 1 से 2 प्रश्न क्या किए गए हैं, पूछे गए हैं। तो ये इस एनालिसिस से ये पता चलता है हमें कि इस चैप्टर से एक क्वेश्चन क्या है कि फिक्स है कि हमारे एग्जाम में आने वाला है। तो हमें इस चैप्टर को इस प्रकार से पढ़ना है और इस प्रकार से इसकी चैप्टर की तैयारी करनी है ताकि वो जो क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ रहा है तो वो छूटे ना, इस पर आपको ध्यान देना है। आइए आते हैं अपने प्रश्न पे। तो जो अगर पहला प्रश्न है इस वीडियो का और इस पार्ट 2 वाले सीरीज का अगर पहला प्रश्न देखेंगे, इस चैप्टर के पार्ट 2 का पहला प्रश्न देखेंगे तो वो है कि भारत में निर्वाचन का उत्तरदायित्व
किस पर है, यानी भारत में जो चुनाव कराने की जो उत्तरदायित्व है वो किस पर दिया गया है, इसके बारे में यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। तो आपको मेंशन करना है कि भारत में जो निर्वाचन करने की उत्तरदायित्व है, एक हमने निर्वाचन आयोग की स्थापना की हुई है और उस निर्वाचन आयोग को ये उत्तरदायित्व सौंपा गया है। और वो जो निर्वाचन आयोग है वो निर्वाचन आयोग संवैधानिक निकाय है और साथ ही साथ स्वतंत्र है, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ना उसके ऊपर कोई दबाव अपना क्या कर सकता है, डाल सकता है, जिसके बारे में संविधान के भाग 15 में बताया गया है, ठीक है। और साथ ही साथ अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक में व्याख्या किया गया है। संविधान के 324 से लेकर 329 तक अगर पढ़िएगा तो वहां पे निर्वाचन आयोग की शक्तियां, निर्वाचन आयोग की कार्य, निर्वाचन आयोग के हर एक चीज के बारे में वहां पर मेंशन किया गया है। तो आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो उसको भी जाकर पढ़ सकते हैं। और क्लास 11th में आपने निर्वाचन आयोग के बारे में बहुत अच्छे प्रकार से पढ़ा होगा। और अगर बात करें कि इस निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो 1950 में की गई थी। और पहले जो हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे वो थे सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन। अब यहां से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसके मॉडल आंसर को देखने से पहले कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी हम देख लें। पहले क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि निर्वाचन आयोग किस प्रकार की निकाय है, संवैधानिक निकाय है या असंवैधानिक निकाय है, तो आपको याद रखना है कि वो संवैधानिक निकाय है। दूसरा, अगर ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो 1950 में की गई थी। निर्वाचन आयोग के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन थे। निर्वाचन आयोग के बारे में संविधान के किस भाग में बताया गया है, तो संविधान के भाग 15 में मेंशन किया गया है। कहां से कहां तक अनुच्छेद में मेंशन किया गया है, तो 324 से लेकर 329 तक में मेंशन किया गया है। ये बातें याद रखिएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत पहले बार पूछा जा चुका है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसलिए ये सारे क्वेश्चन आपको याद रहने चाहिए ताकि आपका और ज्यादा एग्जाम में परफॉर्मेंस अच्छा हो सके। अब इसके मॉडल आंसर की बात करें कि मॉडल आंसर में क्या लिख सकते हैं, तो मॉडल आंसर है इसका कि भारत में निर्वाचन का उत्तरदायित्व स्वतंत्र निर्वाचन आयोग पर है। यह संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत स्थापित एक स्वायत्त निकाय है जो निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव सुनिश्चित कराता है ताकि लोकतंत्र सुदृढ़ बना रहे। आप एक और बात याद रखिएगा, ये जो चुनाव आयोग है, निर्वाचन आयोग है, ये विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, इन सब का चुनाव कराती है। लेकिन आपको कमेंट में ये जवाब देना है, कमेंट में करना है ये जवाब कि जो पंचायत और जो नगर निगम होता है इनका चुनाव कौन कराता है, क्या यही निर्वाचन आयोग कराती है या कौन कराता है, आपको ये बताना है। और साथ ही साथ आपको ये भी कमेंट करना है कि जो हमारे वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त तो कौन है, उनका भी नाम आपको कमेंट करना है। आप यही मॉडल आंसर में क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं और आपका आंसर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज पे आईजीटी वही सारी चीजें हमने इंग्लिश में मेंशन किया है, तो आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, जो भी बच्चा पार्टी इंग्लिश वाली है, कि इसमें इंग्लिश का मॉडल आंसर हम कैसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि निर्वाचन व्यवस्था में 4 सुधार बताएं, यानी जो भी निर्वाचन व्यवस्था में रिफॉर्म्स करने, सुधार करने हैं, उनके बारे में आपको क्या करना है, मेंशन करना है। सबसे पहला अगर सुधार की हम बात करें तो सबसे पहले आवश्यकता है कि जो ये वोटों की परसेंटेज है उसको हम कैसे बढ़ाएं। हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जो चुनाव का वोट परसेंट होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, तो उसको कैसे बढ़ाएं, तो उसको बढ़ाने के लिए हमें मतदाता शिक्षा जागरूकता अभियान चलाना पड़ेगा, उसको बढ़ाने के लिए। दूसरा, हम देखते हैं कि हमारे यहाँ बहुत जगह पर, बहुत विधानसभाओं में अगर देखा जाए तो बहुत जगह पर आप लोकसभा क्षेत्र में देखिए या विधानसभा क्षेत्र में देखिए तो वहाँ पे धन बल से, बाहुबल से वोट को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जाती है, तो उसको हमें नियंत्रित करने की आवश्यकता है। तीसरा, अगर हम बात करें वहाँ पे, तो तीसरा है कि चुनाव में तकनीकी सुधार करने की आवश्यकता है। तकनीकी सुधार मतलब क्या करने की आवश्यकता है कि हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बाहर काम करने के लिए जाते हैं लेकिन छुट्टी न मिल पाने की वजह से या कुछ और मतलब घटना घट जाने की वजह से या न आने की मन की वजह से भी वो लोग क्या होते हैं कि अपने गाँव में नहीं आ पाते हैं वोट डालने के लिए। तो हमें एक ऐसी तकनीक को अपनाना है ताकि हम वहाँ पे वो लोग जो बैठे हुए हैं उन लोग को भी हम क्या कर सकें, वोटिंग करा सकें। अगर वो लोग वोट करते
करते हैं तो वोट का परसेंटेज ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और चौथा, चुनाव में सुधार करने की आवश्यकता है, वन नेशन वन इलेक्शन वाली व्यवस्था क्या करना है, अपनाना है। अगर वन नेशन वन इलेक्शन वाली अगर व्यवस्था हम अपना लेते हैं तो फिर जितने सारे चुनाव कर्मी में, जितने सारे हमारे प्रशासनिक विभाग के जो अधिकारी लगे हुए रहते हैं, अपने अपने विभागों के कार्य छोड़ छोड़कर लगे रहते हैं, जिनकी वजह से विभागीय कार्य में देरी होती है, तो वो सब नहीं होगा। हर साल कहीं ना कहीं किसी न किसी विधानसभा में, किसी न किसी राज्य में चुनाव होते ही रह रहे हैं, कभी लोकसभा में, कभी राज्यसभा में, कभी विधानसभा में, कभी विधान परिषद में, कभी मुखिया का, कभी इसका, कभी उसका, ये चुनाव होता ही रह रहा है। तो हम अगर एक बार में पूरे भारत में एक बार में एक ही साथ सारे चुनाव कराते हैं तो फिर क्या होगा कि हमारा और ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस होगा और ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, अपने विकास के कार्यों पर ध्यान दे सकते हैं, विकास के कार्यों पर ध्यान दे सकते हैं। और आप याद रखिएगा कि पहले जितने सारे चुनाव हुआ करते थे वो एक ही साथ में हुआ करते थे, लेकिन 1959 की घटना आपको याद होगी कि जब पहली बार केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनती है तो वहां पे जो कांग्रेस पार्टी की सरकार न बन पाती है तो वहां पे क्या कर दिया जाता है घोषित, राष्ट्रीय आपातकाल नहीं, राष्ट्रपति का शासन वहां पर लागू कर दिया जाता है। और ये कहते लागू कर दिया जाता है कि यहाँ की जो सरकार है संवैधानिक रूप से कार्य नहीं कर रही है, यानी कि वहां पे कांग्रेस की सरकार नहीं बनी, इसलिए उस सरकार को क्या कर दिया जाता है, गिरा दिया जाता है। तो ये बात आप याद रखिएगा कि वहीं से धीरे धीरे हमारा जो ये अनियमितता है ये धीरे धीरे बढ़ता जाता है। जहां जहां पे भी कांग्रेस की सरकार नहीं बनती है वहां पर क्या होता है कि राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है, जिनकी वजह से अब चुनाव कभी बीच में मध्यावधि में चुनाव कराने पड़ रहे थे, कभी गठबंधन की सरकार बन रही थी, ये सब चीजें क्या होती है, घटनाएं दिखाई देती है। आपने चैप्टर में इसे बहुत ही बेटर प्रकार से पढ़ा होगा। तो आपको क्या करना है कि यहां पर मेंशन करते हुए आपको लिखना है कि निर्वाचन व्यवस्था में ये 4 सुधार किए जा सकते हैं। पहला, मतदाता शिक्षा और जागरूकता को बढ़ाना। दूसरा, जो धन बल और बाहुबल पर नियंत्रण, यानी कि जो पैसे से और जो अपने बाहुबल से क्या कर रहे हैं कि वोट को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, चुनाव को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उन पे नियंत्रण करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ चुनाव में तकनीकी सुधार करना, यानी लोग जो दूर बैठे हुए कहीं पर काम कर रहे हैं तो वहां पर भी हम ऐसी तकनीकी की विकसित करें और ऐसा टेक्नोलॉजी लाएं कि वो लोग भी क्या कर सके, चुनाव में भाग ले सके, भले कहीं के हैं, किसी भी भारत के कोने में बैठे हुए वहां से वो चुनाव दे सकें, वोट दे सकें। और चौथा क्या कर सकते हैं कि चुनावों का एक साथ आयोजन, यानी वन नेशन वन इलेक्शन वाली हम व्यवस्था क्या कर सकते हैं, अपना सकते हैं। बस ये 4 पॉइंट्स आपको लिखने हैं और यही 4 सुधार आपको क्या करने हैं, क्वेश्चन में पूछा गया है। जैसे ही आप ये लिखते हैं आपका 2 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा और एग्जामिनर 2 नंबर देने से बिल्कुल भी हिचकिचाएगा नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज पे इसको एज इट इज इंग्लिश में मेंशन किया गया है, तो जो भी बच्चा पार्टी इंग्लिश वाली है इसको वीडियो को पॉज करेगी और पूरा अच्छे प्रकार से इसके मॉडल आंसर को पढ़ लेगी, क्या हमको लिखना है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ अगर बढ़ते हैं तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि दलीय प्रणाली के विभिन्न प्रकारों को लिखिए। दलीय प्रणाली के विभिन्न प्रकारों को लिखिए कि कितने प्रकार के दलीय व्यवस्था होती है उसके बारे में आपको लिखना है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है 2023 में। तो हम लोग जानते हैं कि 3 प्रकार की दलीय व्यवस्था होती है। एक दलीय व्यवस्था होता है, दूसरा द्विदलीय व्यवस्था होता है और तीसरा होता है जो बहुदलीय व्यवस्था होता है। जैसे अगर हम चाइना की बात करें तो वहाँ पे एक दलीय व्यवस्था है, और अगर हम अमेरिका की बात करें तो वहाँ पे द्विदलीय व्यवस्था है, जैसे डेमोक्रेटिक पार्टी है, रिपब्लिक पार्टी है, इस प्रकार से 2 दलीय व्यवस्था आपको दिखाई देगी। और वही अगर हम भारत की बात करें या इटली की बात करें तो यहाँ पर बहुदलीय व्यवस्था क्या किया गया है, अपनाया गया है। आपको आंसर में मेंशन करना है तो इसी प्रकार से मेंशन करना है कि दलीय व्यवस्था या दलीय प्रणाली जो है विभिन्न प्रकार से हैं, विभिन्न प्रकार से हैं या निम्नलिखित प्रकार से हैं। और कौन कौन से हैं, तो एक दलीय प्रणाली, द्विदलीय प्रणाली, बहुदलीय प्रणाली। अब अगर आप यहाँ पे इसके उदाहरण लिखना चाहते हैं तो उदाहरण भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। एक दलीय प्रणाली में आप डैश देके लिख सकते हैं कि उदाहरण ऐसे करके लिख सकते हैं कि उदाहरण क्या होगा, चाइना हो गया, ठीक है। अगर द्विदलीय प्रणाली की बात करें तो अमेरिका हो जाएगा, ठीक है, अमेरिका हो जाएगा। 2 पार्टियां हैं वहां पे। बहुदलीय प्रणाली की अगर बात करें तो भारत एवं इटली हो गया, ठीक है। अगर इन दोनों देशों में अगर हम देखें तो यहाँ पे बहुदलीय व्यवस्था अपनाया गया है, यानी यहाँ पे 2 से ज्यादा पार्टियां हैं, और जहाँ पे 2 से ज्यादा पार्टियां होती हैं वहां वाली व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। और यही भारत में और इटली में क्या है बहुदलीय व्यवस्था को अपनाया गया है। आप जितना ये सारी चीजें मेंशन कीजिएगा आपका 2 नंबर का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। आपको इससे ज्यादा इसमें मेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। आप चाहे तो ये पॉइंट वाइज लिख सकते हैं,
हाँ याद रखिएगा, आप इनको एक लाइन में मत लिखिएगा, जब भी आंसर लिखिएगा तो एक लाइन में मत लिखिएगा, आप ये लाइन ऊपर लिखिएगा कि दलीय प्रणाली के विभिन्न प्रकार निम्नलिखित हैं और 1, 2 और 3 ऐसे पॉइंट करके आपको क्या करना है, वहां पे मेंशन करना है। अगर ऐसे पॉइंट बनाकर आप वहां पे मेंशन कर रहे हैं तो एग्जामिनर भी खुश हो जाएगा और उसको ज़्यादातर क्या करना है कि नजरें नहीं दौड़ानी पड़ेगी, उसको सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, साफ सुथरी दिखाई देगी और आपका कॉपी भी बहुत ज़्यादा क्या होगा, अच्छा लगेगा। नेक्स्ट पेज की तरफ अगर बढ़ते हैं तो नेक्स्ट पेज पे वही सारी चीज़ें क्या की गई है, इंग्लिश में मेंशन की गई है कि जो 1 पार्टी सिस्टम है, 2 पार्टी सिस्टम है और मल्टी पार्टी सिस्टम है, ये किसका, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम्स के प्रकार हैं, टाइप्स हैं। ठीक है, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, निर्वाचन आयोग के 2 कार्य लिखें। निर्वाचन आयोग के 2 कार्य लिखें, या फिर अथवा में यही क्वेश्चन जो ये 2023 में पूछा गया है, इसी क्वेश्चन को 2024 में भी रिपीट कर दिया गया है, बस यहाँ पे 2 से क्या बढ़ा दिया गया है, 4 कर दिया गया है। और यहाँ पे निर्वाचन आयोग से क्या कर दिया गया है, चुनाव आयोग इसको नाम बदल के कर दिया गया है। अब यहाँ पर अगर कोई लड़का देखेगा तो निर्वाचन आयोग है, यहाँ पे चुनाव आयोग है, तो ये अलग अलग है, नहीं अलग अलग नहीं है, दोनों निर्वाचन आयोग और चुनाव आयोग ये दोनों क्या है, एक ही है। एक ही बॉडी को निर्वाचन आयोग या उसको हम चुनाव आयोग क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं। तो एक क्वेश्चन 2023 में पूछा गया और एक क्वेश्चन जो है 2024 में पूछा गया। एक में 2 कार्य पूछे गए हैं और एक में क्या पूछे गए हैं, 4 कार्य पूछे गए हैं कि निर्वाचन आयोग के आप कार्य को मेंशन कीजिए। जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी हम लोगों ने चर्चा किया कि निर्वाचन आयोग के बारे में कहां पर चर्चा किया गया है, संविधान के किस भाग में चर्चा किया गया है, तो भाग 15 में आप याद रखिएगा कहां से कहां तक, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक, तो 324 से लेकर 329 तक में मेंशन किया गया है। और निर्वाचन आयोग की जो स्थापना है वो कब की गई थी, 1950 में की गई थी। और प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त जो होते हैं वो हमारे कौन होते हैं, वो होते हैं सुकुमार सेन। कौन होते हैं, सुकुमार सेन। ये बातें आपको याद रखनी है, हम बार बार बोल रहे हैं क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में बहुत बार क्या किया गया है, पूछा गया है। तो यहाँ से ये ऑब्जेक्टिव बन रहे हैं तो आपको याद रखना है। साथ ही साथ ये भी याद रखना है कि ये निर्वाचन आयोग जो है ये संवैधानिक निकाय है, ये असंवैधानिक निकाय नहीं है। ये क्या है, संवैधानिक निकाय है और ये स्वतंत्र निकाय है। ये क्या है, स्वतंत्र निकाय है, ये किसी के भी नियंत्रण में नहीं आती है। ये बात आप क्या कीजिएगा, याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये सारे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे भी जा सकते हैं आपके एग्जाम में, तो इसलिए आपको याद रखना है ये बातें। अगर इसके मॉडल आंसर की बात करें कि निर्वाचन आयोग के क्या कार्य हो सकते हैं, तो यहाँ पे 2 प्रमुख कार्य हमने चारों को मेंशन किया है, तो इसमें से 2 ऊपर वाले के को हो जाएंगे और 4 नीचे वाले के चारों आप लिख सकते हैं। जैसे पहला जो कार्य होता है कि चुनाव निर्देशन तथा चुनाव आयोजन कराना, यानी चुनाव के दिशा निर्देश तय करना कि कैसे चुनाव कराए जाएंगे, क्या रूल रेगुलेशन होगा, और चुनाव आयोजन कराना, ये निर्वाचन आयोग का यानी चुनाव आयोग का क्या होता है, काम होता है पहला। दूसरा काम होता है कि मतदाता सूची तैयार करना, ठीक है, जैसे निर्वाचक नियमावली तो तैयार कराना, यानी जो हमारे अभी अगर देखेंगे मतदाता सूची, बिहार में जो चुनाव है इस साल, तो बिहार में मतदाता सूची तैयार किया जा रहा है, तो मतदाता सूची भी तैयार कराने का जो कार्य होता है वो किसका होता है, चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग का होता है। तीसरा हम कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि देश में राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है और उन्हें चुनाव चिन्ह प्रदान करता है, यानी जितनी प्रकार की पार्टियां होती हैं उन सारी पार्टियों को मान्यता प्रदान करना किसका काम है, निर्वाचन आयोग का काम है। और चुनाव आने के समय उनको पार्टी का चुनाव चिन्ह भी क्या कराना है, अलॉट कराना जो होता है वो निर्वाचन आयोग का ही काम है। तीसरा जो है या चौथा है कि चुनाव आयोग चुनाव व्यवस्था से संबंधित विवादों को जांच के लिए स्वतंत्र अधिकारियों की नियुक्ति करता है, यानी कि जो भी चुनाव कराते समय कोई विवाद उत्पन्न हो रहा है कि कहीं पे गलत तरीके से चुनाव हो रहा है या इलीगल तरीके से वहां पे चुनाव कराए जा रहे हैं, या कुछ चुनाव की जो प्रक्रिया जो चुनाव आयोग के द्वारा तय किए गए हैं उनको पालन नहीं किया जा रहा है, तो वहां पे चुनाव आयोग क्या कर सकते हैं, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में न जाकर चुनाव आयोग उसकी जांच करने के लिए स्वतंत्र निकाय, स्वतंत्र अधिकारियों की क्या कर सकती है, वहां पे स्थापना कर सकती है। ये निर्वाचन आयोग के 4 कार्य हो सकते हैं। अगर 2 पूछेगा तो इसमें से 2 आप मेंशन कर दीजिएगा, 4 पूछेगा तो ये चारों मेंशन कर दीजिएगा और आपका आंसर क्या हो जाएगा,
कंप्लीट हो जाएगा और इसमें 2 नंबर आपको क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज पे वही सारी चीजें यहाँ पर क्या किया गया है, इलेक्शन जो कमीशन होता है उसका क्या वर्क होता है, 2 वर्क कौन से हैं, 2 फंक्शन कौन से और 4 फंक्शन कौन से हैं, आप यहाँ पे मेंशन किया गया। तो जो भी बच्चा पार्टी इंग्लिश वाली है वीडियो को पॉज करके क्या कर सकती है, देख सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुदलीय व्यवस्था क्या है, या यही क्वेश्चन पूछ दिया गया कि बहुदलीय व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। और यही क्वेश्चन और क्या पूछ सकता है, पूछ सकता है कि बहुदलीय व्यवस्था का अर्थ क्या है, अर्थ क्या है, ये क्वेश्चन यहां पर पूछ सकता है। या पूछ सकते हैं कि बहुदलीय व्यवस्था से क्या आशय है, क्या आशय है, ये भी क्या कर सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है। और ये देखिए कितना बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन 2012 में भी पूछा गया है, 2017 में भी पूछा गया, 2020 में भी पूछा गया, 2021 में भी पूछा गया है। क्या है वाला क्वेश्चन और से आप क्या समझते हैं, जबकि दोनों का क्वेश्चन का मतलब एक ही है, ये याद रखना है। दोनों का क्वेश्चन का मतलब क्या है, एक ही है, जवाब हमको एक ही लिखना है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है 2014 में, यानी इसे बोल सकते हैं कि 2012 में, 2014 में, 2017 में, 2020 में और 2021 में ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट कर चुका है। तो शायद हो सकता है कि आपके 2000 आने वाले 2026 में जो एग्जाम है उस एग्जाम में भी क्या कर सके, रिपीट कर सके। तो बहुदलीय व्यवस्था तो आप लोग जानते हैं, इसके पीछे वाले भी क्वेश्चन में हमने चर्चा किया था दलीय प्रकार के बारे में, तो वहां पे हम लोगों ने बहुदलीय व्यवस्था के बारे में जाना। तो वहां पे हमने बताया कि बहुदलीय व्यवस्था किसको बोलते हैं, जहां पे 2 दलों से ज्यादा व्यवस्थाएं होती हैं, 2 दलों से ज्यादा पार्टियां होती हैं, उसको हम बहुदलीय व्यवस्था के रूप में क्या करते हैं, जानते हैं। जैसे एग्जांपल हम लोगों ने देखा था भारत और इटली। भारत में 1 दल या 2 दल नहीं है, 1 दलीय व्यवस्था नहीं है ना, द्विदलीय व्यवस्था है। यह आपको चाइना और अमेरिका में दिखाई देगा, लेकिन भारत और इटली में बहुदलीय व्यवस्था दिखाई देगी, यानी 2 पार्टियों से ज्यादा यहां पर पार्टियां क्या हैं, एस्टैब्लिश हैं, दल यहां पर क्या है, हैं। हाँ, लेकिन ये आपको जानने को आवश्यकता है कि जो ये दल जो होते हैं, सभी दल एक समान नहीं होते हैं, कोई ज्यादा शक्तिशाली है, कोई कम शक्तिशाली है, कोई क्या है राष्ट्रीय स्तरीय पार्टी है, कोई क्या है क्षेत्रीय स्तरीय पार्टी है, कोई राज्य स्तरीय पार्टी है। तो ये अलग अलग सारे दल के अलग अलग क्या है, प्रकार हैं। तो ये अलग बातें हैं, ठीक है। लेकिन आप जो बहुदलीय व्यवस्था वाला जो कंसेप्ट है, वहां पर क्या होता है कि 2 दल से ज्यादा वहां पर दल क्या होते हैं। और यही आपको यहां पर क्या करना है, मेंशन करना है कि जहां पर 2 पार्टियों से ज्यादा पार्टियां होती हैं, 2 दलों से ज्यादा दल होते हैं, उस वाले व्यवस्था को हम लोग दलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था के रूप में क्या करते हैं, जानते हैं। जैसे इसके मॉडल आंसर की अगर बात करें तो बहुदलीय व्यवस्था का अर्थ है कि राजनीतिक तंत्र में किसी एक दल अथवा 2 दल के बजाय कई दलों की उपस्थिति तथा इन सभी दलों के द्वारा सत्ता प्राप्ति के प्रयत्न करना। जैसे भारत में जितने सारे आपको दल हैं, कोशिश करते हैं कि हम सत्ता को क्या कर लें, प्राप्त कर लें। अगर भारत में देखा जाए तो 2 दल सबसे ज्यादा आपको शक्तिशाली रूप में और सबसे बड़ी दिखाई देंगे अभी वर्तमान में, जैसे कांग्रेस पार्टी होगी और उसके बाद अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी से भी आपको ज्यादा क्या होगा कि बहुसंख्यक में दिखाई देगा और शक्तिशाली रूप में आज वर्तमान में दिखाई दे रही है भारत में। उसके बाद अगर इसमें हम मेंशन करना है तो कर सकते हैं कि बहुदलीय व्यवस्था में आवश्यक नहीं है कि सभी दल समान रूप से शक्तिशाली हो। ऐसा हो सकता है कि कोई एक या उससे अधिक दल अधिक प्रभावशाली भूमिका रखते हो। भारत इसका एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है, जहां स्वतंत्रता के पश्चात कांग्रेस ही सशक्त स्थिति के बाद भी कई अन्य दल महत्वपूर्ण रहे। वर्तमान में भारत में कांग्रेस एवं भारतीय जनता पार्टी 2 प्रमुख दल हैं तथा बहुत बड़ी संख्या में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की उपस्थिति है। तकरीबन यानी लगभग 2500 प्लस यहां पर क्या है, पार्टियां हैं भारत में। 2500 प्लस पार्टियां हैं भारत में। आपको कमेंट करके ये बताना है कि भारत में कितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं। आपको ये कमेंट करके इसका जवाब देना है कि भारत में कितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं। अब आपको यहां पर बहुदलीय व्यवस्था के बारे में मेंशन करना है, तो आप ये सारी चीजें भी क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। या फिर आपने अगर ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं भी पढ़ा हुआ है तो आप उसके भी कंसेप्ट को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। तो नेक्स्ट पेज पे वही सारी चीजें यहाँ पर मल्टी पार्टी सिस्टम के डिफिनीशन को इंग्लिश में क्या किया गया है, मेंशन किया गया है। तो जो भी बच्चा पार्टी इंग्लिश वाली है वीडियो को पॉज करके इसको देख सकते हैं कि कैसे आंसर लिख सकते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि लोकतंत्र को प्रतिनिधि शासन क्यों कहा जाता है। और ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया। एकदम सिंपल सा, एकदम ये सिंपल है, आप लोग भी जानते हैं कि लोकतंत्र को प्रतिनिधि शासन क्यों कहा जाता है। ये बहुत इजी है कि जनता के द्वारा, जनता अपनी शक्ति
निर्वाचित अपने प्रतिनिधियों के हाथों में दे देती है। इसीलिए इसको हम लोग प्रतिनिधि का शासन बोलते हैं। हम जानते हैं कि लोकतंत्र में सारी जो शक्तियां होती हैं वो जनता के हाथों में होती है, लेकिन जनता बहुसंख्यक में होने के बावजूद वो क्या कर सकती है कि भाग नहीं ले सकती, एक जगह पर एकत्रित नहीं हो सकती है। तो इसलिए वो अपने द्वारा अपनी जो शक्ति है, अपने शक्ति का इस्तेमाल करके अपने प्रतिनिधि का चयन करती है और उन प्रतिनिधि को अपने शक्ति क्या कर देती है, दे देती है। इसीलिए लोकतंत्र को प्रतिनिधि का शासन कहा जाता है। इसीलिए लोकतंत्र को प्रतिनिधि का शासन कहा जाता है। लेकिन आज अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जनता के पास अगर शक्ति है, हनुमान जी की तरह शक्ति है, तो कह सकते हैं वोट डालने का अधिकार, जो इस लोकतंत्र में उसे सबसे ज्यादा शक्तिशाली बना रहा है। और वही जनता क्या कर रही है कि वोट डालकर अपनी जो शक्ति है वो शक्ति किसी और को प्रदान कर दे रही है, और वो किसी और को प्रदान कास्ट के बेसिस पे कर दे रही है। किसी और को प्रदान, कोई आ रहा है और बोल दे रहा है कि भात की व्यवस्था है, हम आपके लिए ये व्यवस्था कर रहे हैं, 2 किलो से 4 किलो कर दे रहे हैं, 5 किलो से 10 किलो कर दे रहे हैं। बस उतने पे ही बिहार की जनता अगर खासकर बात करें तो उतने पर ही खुश हो जा रही है। लेकिन यहाँ पर हमें आवश्यकता है कि हम विकास की कौन बात कर रहा है और कौन करेगा विकास, और कौन आपराधिक गतिविधियों में शामिल नहीं है, कौन साफ छवि वाला है, कौन पढ़ा लिखा है, कौन बिहार को सुधार सकता है, बिहार की अर्थव्यवस्था को सुधार सकता है, हमें उसकी चयन करनी है। और उसको चयन करके हमें अपने सबसे कीमती जो चीज़ है वोट डालने का अधिकार, यानी एक जो सबसे बहुत ज़्यादा कीमती जो वोट है उसको डालना है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ये सब चीज़ें देखते ही नहीं हैं। तो आप यहाँ पर मॉडल आंसर में क्या लिख सकते हैं, जैसे हमने क्या मेंशन किया, आप भी क्या लिख सकते हैं कि इसमें जनता अपनी शक्ति अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों को सौंप देती है, जो अपने निर्वाचकों के हितों की रक्षा करते हैं तथा उनके प्रति उत्तरदायी होते हैं। आजकल जो नेता होते हैं वो हमारे प्रति उत्तरदायी होते हैं। हम लोग क्या करते हैं, नेता को सेलिब्रिटी बना चुके हैं। हम लोग जैसे ही नेताजी आते हैं उनके साथ में सेल्फी विथ नेताजी वाला कंसेप्ट हम लोग खेलना स्टार्ट कर देते हैं। हम लोग क्वेश्चन पूछने के बजाय उनसे क्या करते हैं, फोटो खिंचाते हैं और लिखते हैं, बहुत ही गौरवान्वित होकर लिखते हैं कि आज नेताजी से भेंट हुआ, आज अपने क्षेत्र के बारे में चर्चा की। चर्चा कुछ नहीं करते हैं लेकिन लिख देते हैं कि आज अपने क्षेत्र के बारे में नेताजी से चर्चा किए हुए हैं। ठीक है, चाटुकारिता वो लोग कर रहे हैं। तो ये चाटुकारिता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने अपनी शक्ति उनको दी है और वो आपके प्रति उत्तरदायी हैं। तो आपकी वो समस्या का समाधान निकालने के लिए वो पद उनको दिया गया है। लेकिन आजकल की जनता ये सब समझ नहीं रही है, और खासकर जो युवा पीढ़ी है, जैसे ही कहीं पर देख रही है कि कहीं कोई लीडर आया, बस उसके सामने फोटो खिंचाना, ये वो सारी चीज़ें चल रही है। तो आपको अपनी शक्तियों के बारे में समझना है कि वो आपके सेवक हैं, आप उनके मालिक हैं, तो उस प्रकार वाला व्यवहार रखना है। आपकी जितनी सारी समस्याएं हैं, आपको उन समस्याओं को उनके सामने रखिए। वो समस्या को सुलझाने के लिए हैं, वो समस्या को सुलझाने के लिए हैं। आपने अपनी शक्ति उनको समस्या को सुलझाने के लिए दिया हुआ है। नेक्स्ट पेज की तरफ अगर बढ़ते हैं तो नेक्स्ट पेज पे उसी को एज इट इज यहाँ पर इंग्लिश में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि मध्यावधि चुनाव से आप क्या समझते हैं। जैसे आप ये चैप्टर पढ़े होंगे तो उस चैप्टर में देखेंगे कि बहुत बार सरकारें बन रही हैं, बहुत बार सरकारें गिर रही हैं। कहीं पे गठबंधन की सरकारें बन रही हैं, और कहीं क्या हो रहा था कि अगर गठबंधन की सरकार बन रही है तो एक पार्टी अपनी क्या कर रही है कि उसको समर्थन दी हुई है तो अपना समर्थन वापस कर ली। अब वहां पे किसी को भी समर्थन ही नहीं है, मतलब कि 5 साल एक अगर जो सरकार बन रही है तो लगभग 5 साल तक वो सत्ता में रह सकती है। लेकिन अगर गठबंधन की सरकार बनी हुई है, ज्यादातर जो मध्यावधि में चुनाव कराए जाते हैं वो गठबंधन वाली सरकार में कराए जाते हैं। तो 5 साल के लिए सरकार बनी और एक किसी पार्टी ने समर्थन दिया हुआ, और जैसे ही वो अपना समर्थन वापस लेती है तो फिर क्या होता है कि वहां पर मध्यावधि में चुनाव कराने के घोषणा कर दी जाती है, और आवश्यकता पड़ जाती है कि 5 साल के बीच में हमें चुनाव कराना है। और जो 5 साल के बीच वाले क्रम में जो चुनाव होता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, मध्यावधि चुनाव बोलते हैं। यही आपको यहाँ पर क्या करना है, मेंशन करना। और ये जो क्वेश्चन पूछा गया है 2023 में पूछा गया है, जैसे मॉडल आंसर की बात करें तो भारत में हर 5 साल में चुनाव होते हैं। यदि किसी कारण से सरकार अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाती है और वर्तमान पार्टी जो सत्ता में है अपना त्यागपत्र दे देती है, और कोई पार्टी भी सरकार बनाने में सक्षम नहीं होती है, यानी किसी के पास भी बहुमत सिद्ध करने के पास सक्षम नहीं होती है, तो
ऐसी हालत में बीच में चुनाव कराए जाते हैं, और जो बीच में जो चुनाव कराया जाता है उसी को हम लोग मध्यावधि का चुनाव कहते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मध्यावधि का चुनाव कहते हैं। आप चैप्टर पढ़े होंगे तो आप देखेंगे कि बहुत बार इस प्रकार से हुआ है। जैसे पहली बार ही होता है 1959 के चुनाव में, ठीक है, इस तरीके से कांग्रेस की सरकार बनती है, इस प्रकार से ये सारी चीजें घटनाएं घटित होती हैं, आपने देखा होगा, ठीक है। ये ऐसे बहुत सारे 1980 1990 के दशक में ऐसे बहुत सारी घटनाएं घटी हुई हैं जहां पे मध्यावधि में ही कभी सरकार 1 साल 2 साल 3 साल इस प्रकार से सरकारें बनती थी और गिर रही थी। तो मध्यावधि में बहुत बार चुनाव कराए गए हैं। तो अगर ऐसी हालत बन जाती है जहां पे बहुमत सिद्ध करने के लिए किसी भी पार्टी के पास कोई भी चीज नहीं रह पाता है तो वहां पे मध्यावधि चुनाव कराए जाते हैं। बस आपको यही क्या करना है कि आपको आंसर में मेंशन करना है और आपका आंसर क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। और आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, 2 नंबर देने से आपको एग्जामिनर हिचकिचाएगा बिल्कुल भी नहीं। तो ये क्वेश्चन, इस पार्ट में इतने क्वेश्चन हम लोगों ने देखा जो कि पूछे गए हैं पिछले 10 सालों में आपके बिहार बोर्ड में, इस चैप्टर से पूछे गए हैं। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे प्रकार से समझ में आए होंगे, आपने इस वीडियो को बहुत अच्छे प्रकार से देखा होगा, और साथ ही साथ इस क्वेश्चन के साथ में इस प्रश्नों के माध्यम से आपका ये एक चैप्टर भी क्या होता गया होगा? रिवाइज होता गया होगा। तो आपको ये अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। ऐसे ही हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और कोई भी अगर क्वेश्चन आपके इस वीडियो के दरमियान पूछा जा रहा है तो आप उसका जवाब दीजिए, और आपके मन में अगर कोई कन्फ्यूजन आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए, हम उसका रिप्लाई करेंगे।